सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पहले जो हमने लेसन किया था वो लेसन था कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। आई थिंक आप लोग सब लोगों ने उसको अच्छी तरह पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। उस हिस्ट्री के साथ मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल एक आपको दी थी जिसके अंदर मैंने आपको कंप्यूटर जनरेशन का भी एक टेबल के रूप में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि उसको और अच्छे तरीके से किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो देखते रहिए लेसन 2 कंप्यूटर जनरेशन फॉर आईए ऑनलाइन क्लासेज। देखिए कंप्यूटर जनरेशन, वैसे तो आपको पता है कि आपने जब कंप्यूटर को पढ़ा था कि कंप्यूटर टेलीस्टिक से स्टार्ट हुआ था, कैसे अबेकस यूज हुआ था, मार्क 1 वगैरह, ये सब आपने पहले पढ़ चुके हैं हिस्ट्री के अंदर। लेकिन मैं आप उन जितनी भी कंप्यूटर्स आपने पढ़े हैं उनको कंप्यूटर जनरेशन के अंदर कैसे बताते हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, वो कब से स्टार्ट होती है? तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन में से पहली जनरेशन है वो स्टार्ट होती है 1942 से 1954। ये होती है कंप्यूटर की पहली जनरेशन। इस जनरेशन में क्या था आपको किस प्रकार से याद करना है, और मैंने ये जो पॉइंट जो बोल्ड कर रखे हैं वो मैंने किस लिए बोल्ड कर रखे हैं वो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी कि ये जो पॉइंट बोल्ड है ये मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बोल्ड किया है। तो देखो जैसे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स हुआ था एज द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी। मेमोरी के लिए क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का मैंने आपको फोटो भी बताया था इससे पहले हिस्ट्री के अंदर। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, देखिए दीज ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स। घर में जो अपने बल्ब होते हैं उस प्रकार से हुआ करते थे। अब आप नोट करते होंगे कि जब लाइट आप ज़्यादा देर तक जलाओगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे और कुछ समय बाद में हो सकता है वो फट भी जाए या फिर उनके जो फिलामेंट होता है अंदर वो टूट जाए। सेम वही प्रॉब्लम होती है इन वैक्यूम ट्यूब्स के साथ। ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते थे कंप्यूटर्स को और बहुत बड़ी मात्रा में यूज होते थे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एक एक कंप्यूटर में यूज हुआ करते थे। सोचो कि उनका साइज कितना बड़ा था और कितनी हीट प्रोवाइड करते थे। इतनी हीट प्रोवाइड करने के कारण ये देखो लिखा भी वहाँ पर ए लॉट ऑफ हीट, इनको एसी के अंदर रखना पड़ता था, कूल रखना पड़ता था, बड़े बड़े पंखे यूज करने पड़ते थे। तो वो सारी किस्में थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। उसके बाद में आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, वर वेरी एक्सपेंसिव होने ही है क्योंकि इतने मैटर आप इसमें लगाओगे तो वो एक्सपेंसिव होगा। और किसके दोबारा यूज होता था, वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन थे कि वो ही इसको यूज कर पाते थे क्योंकि इतना पैसा आम नागरिक यूज नहीं कर पाता था। इसके बाद इस जनरेशन के अंदर जो चीज़ हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर वो था बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बैच प्रोसेसिंग में आप एक के बाद एक जो जॉब है जिसे प्रोसेस बोलते हैं कंप्यूटर में, वो एक के बाद एक ऑटोमेटिकली क्या होती है, प्रोसेस होती है। उसके लिए किसी मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। ये सबसे पहले यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। इसके साथ ही इसमें पंच कार्ड्स, जो आपको बताया था मैंने, हरमन होलिथ जिन्होंने पंच कार्ड्स को यूज किया था, इन्वेंट किया था। और पंच कार्ड्स का यूज किस लिए हुआ था, पंच कार्ड्स का यूज हुआ था इनपुट डिवाइस के रूप में और लगभग 1970 तक 1990 तक लगभग इसका यूज हुआ था। उसके अलावा पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप ये थे साथ में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि बैच प्रोसेसिंग कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुई, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कब स्टार्ट हुई थी, तो आंसर क्या होगा आपका 1942-54, ये इसकी जनरेशन थी। तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट जनरेशन में मेन कंपोनेंट क्या था, वैक्यूम ट्यूब। फिर क्वेश्चन बनेगा मेमोरी के अलावा और उसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसके अंदर ही आपको मिलेंगे। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप इसमें आगे आइए और इसमें सारे फीचर्स दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले जो आपको बताया था कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, अनरिलायबल थे, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली। उस समय कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज बनी नहीं थी, सारे के सारे कोड 1010 इसी फॉर्मेट में बनते थे। ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यू, इसी फॉर्मेट में सारे प्रोग्राम्स बनते थे। बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, बहुत हीट प्रोड्यूस किया करते थे, इनपुट आउटपुट डिवाइस वेरी स्लो थी।
बहुत बड़ा साइज हुआ करता था, एसी की ज़रूरत पड़ती थी, एसी ज़रूरत समझ लो, या फिर आपको उसको कूल करने की ज़रूरत हुआ करती थी। नॉन पोर्टेबल, उनको उठा के इस कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया नहीं जा सकता था, और लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर पे साथ में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है। जैसे एनिक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर, तो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट। एडवॉक, यूनिवेक, IBM 701 और IBM 650, ये बेसिक मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये सारे कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं, फर्स्ट जनरेशन के। अब बात करते हैं अपने सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन का जो टाइम है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1952 से 1964 तक। इसके अंदर क्या था, देखो वहां पर फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, और यहां पर उसको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर साइज में वैक्यूम ट्यूब से छोटा था और उससे सस्ता था, और साथ ही पावर भी क्या करता था, कम यूज करता था। तो ये सब रीजन के कारण इसको ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था। दूसरी बात, ये मोर रिलायबल था, जल्दी से टूटता नहीं था, और जो कंप्यूटर की 1 और 0 की जो पद्धति है ना बाइनरी लैंग्वेज की, उसके लिए ट्रांजिस्टर एकदम परफेक्ट था। ठीक है, आगे बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन मशीन के अंदर क्या क्या था। इसके अंदर मैग्नेटिक कोर्स यूज हुई थी प्राइमरी मेमोरी के रूप में। तो क्वेश्चन बनता है कि मैग्नेटिक कोर कौन सी जनरेशन में यूज हुई, तो कौन सी जनरेशन में यूज होगा, सेकंड जनरेशन में। फिर क्वेश्चन बनता है कि ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज हुआ, तो ट्रांजिस्टर कब यूज हुआ, सेकंड जनरेशन में। इसके अंदर 3 क्वेश्चन बन गए आपके, ईयर, ट्रांजिस्टर कब यूज हुआ, या फिर सेकंड जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रांजिस्टर। तो आप इसको इस प्रकार से इतनी सी थ्योरी आपको याद करनी है, समझनी है कि कैसे कैसे कंप्यूटर धीमे धीमे आगे बढ़ा। इसके साथ ही इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है कि फोटोन या कोबोल लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में इजाद हुई थी या फिर इन्वेंट हुई थी, तो उसका नाम होगा सेकंड जनरेशन। ठीक है, फोटोन और कोबोल, पता है आपको, फोटोन फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो साइंटिफिकली कार्य को करने के लिए यूज आती थी, और कोबोल ये होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो कि बेसिकली बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज हुई थी। इसके साथ ही मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके अंदर यूज हुआ था। इससे पहले क्या यूज हुआ था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर यूज हुआ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग क्या होते हैं ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर रूप से करेंगे। इसके बाद में थर्ड जनरेशन बात करते हैं। अभी इसके फीचर शॉर्ट कर लीजिए साथ में, उसके बाद थर्ड जनरेशन पर चलते हैं। इसके अंदर वापस से एक बार रिवाइज कराता हूँ, क्या था, एक तो यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, रिलायबल एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, रिलायबल थे, फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में ज़्यादा रिलायबल थे। स्मॉल साइज था, स्मॉल मतलब फर्स्ट जनरेशन की साइज जो थी वो ज़्यादा बड़ी थी, इसकी साइज उससे कुछ कम थी, ज़्यादा कम नहीं हुई थी लेकिन कुछ कम थी। लेस हिट, कम हिट प्रोवाइड करते थे, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी भी लेस यूज करते थे। फास्टर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, अभी भी कॉस्टली थे, एसी जरूरत पड़ती थी अभी भी, और मशीन लैंग्वेज के साथ साथ जो भी इसमें चीज़ ऐड हुई थी वो हुई थी असेंबली लैंग्वेज। तो क्वेश्चन बनता है असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में इजाद हुई, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड जनरेशन। इस प्रकार से आप इसको याद करिए, फर्स्ट में क्या यूज हुई थी, मशीन लैंग्वेज, सेकंड में क्या हुई थी, असेंबली लैंग्वेज, ये प्रकार की असेंबली लैंग्वेज। अब इसके कंप्यूटर IBM 1620, IBM 7094, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में से निकाले हुए हैं, आप इनको याद करिए। और सबसे खास जो याद करने वाली चीज़ है वो है यूनिवेक, इसको बहुत बार पूछा गया है कि कब कौन सी जनरेशन में इसको ईजाद किया गया था, आंसर है सेकंड जनरेशन। अब चलते हैं थर्ड जनरेशन। इसका जो समय था वो था 1964 से 1972। इसके बाद में इसमें जो कंपोनेंट यूज हुआ था वो क्या हुआ था, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन चिप जिस पे बना होता है ये, वो होती है IC। और इसमें एक क्वेश्चन और बना होता है वो भी इसमें डाला हुआ है कि IC का आविष्कार किसने किया था, बाय जैक किल्बी ने IC का आविष्कार किया था। तो फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में था अपने ट्रांजिस्टर, और थर्ड में क्या हुआ, IC। ये आपको याद करना है। इसको इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि थर्ड जनरेशन का मुख्य पार्ट कौन सा था, तो वो है IC। इसके साथ ही इसमें क्या था, इसके साथ इसमें रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम, ये सब इसमें साथ में ऐड हुई थी। मल्टी प्रोग्रामिंग सेकंड जनरेशन में ऐड हो चुका था, और बैच प्रोसेसिंग फर्स्ट जनरेशन में ऐड हो चुका था, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो चेंज क्या हुआ वो मैंने आपको बोल्ड किए हुए हैं। इसको अगर चेंज हुआ है तो इसी के दौरान अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका पूछा जाएगा कि रिमोट प्रोसेसिंग कौन सी जनरेशन में ऐड हुई, तो इसका आंसर होगा थर्ड जनरेशन। अब फोर्टन का सेकंड वर्जन 2 to 4 इसी दौरान आए थे, थर्ड जनरेशन के दौरान। कोबोल के वर्जन आए थे
पास्कल एक टीचिंग लैंग्वेज थी, जो ऐसी लैंग्वेज थी जो लोगों को या फिर बिगिनर्स को ये सिखाती थी कि प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। तो वो लैंग्वेज भी इसी थर्ड जनरेशन में आई थी। उसके अलावा PL1 बेसिक, ये बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ऐसा इसका फुल फॉर्म है, वो बेसिक लैंग्वेज। एल्गोल, ये सब लैंग्वेज कहाँ आई थी? कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के अंदर। अब इसके भी कुछ बेसिक जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। तो ICU जो हुई थी, ओके, मोर रिलायबल थे, साइज थोड़ा स्मॉल हुआ था, हिट थोड़ी कम हुई थी, स्लो से ज़्यादा फास्टर हो गए थे, मेंटेनेंस कम मांगते थे, अभी भी कॉस्टली थे, AC अभी भी ज़रूरत थी, मतलब अभी भी हिट प्रोवाइड करवा रहे थे, और कम इलेक्ट्रिसिटी खाते थे, और हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करने लगे थे। इसके जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो कौन थे? IBM 360, हनीवेल, PDP, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है PDP, और साथ में पूछा गया IBM 370 के बारे में। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद चलते हैं फोर्थ जनरेशन में। इसका समय था 1972 से 90 तक। कई जो किताबों में आप 89 तक भी लिखा हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, 89-90 तक आप इसे कर सकते हैं। इसमें क्या था? इसमें यूज हुआ था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन मतलब IC तो थी, लेकिन IC के अंदर सर्किट की संख्या थी। IC पे जो सर्किट बनता है, आप देखते होंगे बड़े गौर से सर्किट होता है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल। एक तो होता है SSI, देखो ये हो गया SSI। SSI का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एक होता है MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये दो थे। अब इसके बाद में एक आ गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये किस में यूज हुआ? फोर्थ जनरेशन में। अब इसके अंदर एक चीज और हुई थी जिसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। तो क्वेश्चन पूछते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स कब बने थे? माइक्रो कंप्यूटर्स बने थे फोर्थ जनरेशन के अंदर। इसके साथ साथ इसके अंदर एक चीज और हुई थी, वो थी नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्राम, ये सब पहले हो चुके थे। नया क्या ऐड हुआ? वो था नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन सी जनरेशन में ऐड हुआ? फोर्थ जनरेशन में। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है कि C और C++ कब आप जनरेट हुई थी या डेवलप हुई थी, तो उसका आंसर क्या होगा? फोर्थ जनरेशन। इसके जो कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं अपने। अब फर्स्ट में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में था ट्रांजिस्टर, थर्ड में था IC, और फोर्थ में क्या हुआ? VLSI। पहले से थोड़ा सस्ते हुए हैं, पोर्टेबल हुए हैं, मतलब साइज कम हुआ है, PC के रूप में यूज होने लगे थे, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जो हमारे घर में यूज आता है उसके रूप में इसको यूज करने लगे थे लोग। बहुत छोटा साइज हो गया था। पाइपलाइन प्रोसेसिंग नाम की एक टेक्निक इसमें यूज होने लगी थी। अब इसमें AC की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये IC इतनी हीट नहीं करती थी, और VLSI तो बिल्कुल भी हीट नहीं करती थी। इंटरनेट का कंसेप्ट इसमें यूज हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट कब इजाद हुआ था, तो इसका आंसर होगा फोर्थ जनरेशन में। और उसके साथ नेटवर्क का बता दिया मैंने आपको। और कंप्यूटर्स बिकेम इजीली अवेलेबल। मार्केट में इसको मास प्रोडक्शन होना इसका स्टार्ट हो गया था, हर जगह कंप्यूटर मिलने स्टार्ट हो गए थे, खासकर विकसित देशों के अंदर। अब इसके जो बेसिक जो है कौन कौन से हैं वो देख लिए। DPDP सेकंड और DEC, ये स्पेशल क्रे सुपर कंप्यूटर और क्रे एक्स सुपर कंप्यूटर, ये दो सुपर कंप्यूटर के नाम हैं जो इस जनरेशन के अंदर बने थे। आगे चलते हैं लास्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो है वो 90 तक तो फोर्थ थी, तो 90 से लेकर अभी तक जो भी चल रही है वो कौन सी चल रही है? फिफ्थ जनरेशन। तो क्वेश्चन बनता है कि अभी तक कितनी जनरेशन बन चुकी है, तो आंसर होगा 5 जनरेशन, 5वीं भी चल रही है। अब उसमें VLSI था, इसमें हो गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब लाखों करोड़ों सर्किट एक IC पे, तो उसे क्या बोलते हैं? ULSI टेक्नोलॉजी। मतलब सर्किट का जो साइज है वो छोटा हो रहा है, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी है, प्रोसेसिंग है, वो बढ़ती जा रही है, और इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप। ULSI की जो डिजाइन है, इससे जो तैयार हुआ चिप है उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो क्वेश्चन बनता है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी जनरेशन में बना? तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर, जहां पर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं एक चिप पे। 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन देख लो कितना हो गया। उतने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी सर्किट्स एक चिप पर लगे हुए होते हैं। इसके बाद में साथ में इसमें क्या चीज नई ईजाद हुई? वो है पैरेलल प्रोसेसिंग, जो इसमें नई हुई थी। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बेसिकली रोबोट्स वगैरह में यूज होता है। तो कहते हैं कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ईजाद हुआ, तो उसका आंसर होगा फिफ्थ जनरेशन। इसके साथ ही इसके अंदर देखो कुछ और भी बताया मैंने, AI के बारे में बताया हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज थी जावा,
वो इसमें आई थी, .NET इसमें आई थी, इसके बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा रोबोटिक्स जो होता है, रोबोट बनाने वाला सिस्टम, वो भी इसमें ही था। गेम प्लेइंग, डेवलपमेंट, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब इसके अंदर आए थे। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो यही होती हैं बेसिकली कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था, कौन सी जनरेशन में, कौन सी चिप लगी थी, कौन सा समय था, ये बेसिकली उसमें यूज होते हैं क्वेश्चन के अंदर। इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। अल्ट्रा जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSA टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, AI यूज हुआ था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज हुआ था, पैरेलल प्रोसेसिंग यूज हुआ था, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज हुई है। ये कंटिन्यू चल रही है और अभी भी इसको में विकास होता जा रहा है। मल्टीमीडिया फीचर्स बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में जुड़ चुके हैं, देख रहे हो आप आजकल हर कंप्यूटर में मल्टीमीडिया फीचर्स हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, मतलब जो अब बात चलते हैं कॉम्पैक्ट कंप्यूटर, मतलब जो अपने लैपटॉप है या फिर पामटॉप है, वो सब इस जनरेशन के अंदर बने थे और बहुत ज़्यादा चीपर रेट में बने थे। जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, ये सब इसी जनरेशन के अंदर बने थे। तो दोस्तों ये थी 5 जनरेशन। आप इसको दोबारा अच्छे से देखिए, जो मैंने बताया, जो मैं बार बार आपके सामने मैंने इस प्रकार से रेड पेन करके यूज किया है, वो आप गौर से देखना, क्योंकि उनके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं, देखते रहिए आप टेक्नो गुरु अमित। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वेट करिए। बहुत जल्दी मैं लेसन 3, 4, 5 पोस्ट करने वाला हूँ। धन्यवाद।